नमस्कार। आज हम लोग केटल के 16 पीएफ प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि यहाँ से केटल जी जो सील गुण सिद्धांत दिए थे, सबसे पहले सील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट जी दिए थे। अल्पोर्ट जी के बाद केटल जी सील गुण सिद्धांत दिए थे, जो व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत। जैसे आप देखें, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, शरीर रचनात्मक शेल्डन क्रेसेंट दिया था, और उसी तरीके से सील गुण सिद्धांत जो है आपके ये कौन दिए थे? अल्पोर्ट और केटल ने दिए थे। तो अल्पोर्ट जी जो दिए थे सील गुण सिद्धांत, उसमें उन्होंने 17,953 शब्दों का चयन किया और उसमें से 4,500 शब्दों का चयन केटल जी करके 171 शब्दों का फिर चयन करते हैं। उसके समानता और संबंध के आधार पर, विशेष गुणों के आधार पर और कुछ सांख्यिकी के आधार पर फिर 171 में से 35 शब्दों का चयन करते हैं। उस 35 शब्दों में भी 23 शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए और 12 शब्द असामान्य व्यक्ति के लिए। उस 23 शब्द में से भी जो उन्होंने क्या करते हैं, केवल 16 शब्द वो बताते हैं। 16 जो है फैक्टर्स ऐसे होंगे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए 16 गुण जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। तो उसी के आधार पे केटल जी के 16 पीएफ सारणी क्वेश्चन आता है। 16 पीएफ सारणी किसने दिया था? उसमें आएगा आपका कि केटल का नाम आएगा, मान लीजिए अल्पोर्ट का नाम आएगा, सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा, तो इस तरीके से शेल्डन का नाम आएगा। तो आप किसको लगाएंगे? केटल को लगाएंगे, क्योंकि केटल जो है 16 यानी 16 जो है एक तरीके से व्यक्तित्व फैक्टर को प्रश्नावली के रूप में उन्होंने दिया था कि जो व्यक्तित्व के कारक होते हैं वह केवल 16 ही होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ये इसको आप देखेंगे ध्यान से। अब उसमें इन्होंने जो 16 संकेत दिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि जैसे अब यहाँ से लिखिए ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। तो यहाँ से देखेंगे कि भाई कौन से संकेत केटल जी ने लिया था। ए को लिया था, बी को लिया था, सी को लिया था, डी को नहीं लिया था। ठीक है, फिर ई को लिया था, एफ को लिया था, जी को लिया था, एच को लिया था, आई को लिया था, जे और के को नहीं लिया था। फिर एल को लिया था, एम को लिया था, एन को लिया था और ओ को लिया था और पी को लिया था और ओ को लिया था और उसके बाद पी को नहीं लिया था। फिर उसके बाद क्यू को 3 भागों में Q1, Q2, Q3, Q4 क्वेश्चनियर उन्होंने जो बनाया था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो 16 दिए थे तो 3 भागों में उन्होंने बांटा था कि 4 प्रकार के। उन्होंने कहा ये 4 जो Q1, Q2, Q4 के जो प्रश्न होंगे, प्रश्नावली होंगे, यह किसी न किसी व्यक्ति में यह गुण होंगे। तो इसलिए Q से Q1, Q2, Q3, Q4 कर दिया था। फिर उसके बाद इधर के जितने हैं RSTUVWXYZ इसको नहीं लिया था। तो यहाँ से अगर कभी कभी क्वेश्चन आपको बनता है कि उसके जो केटल के प्रश्नावली जो बनाया था, 16 पीएफ सारणी बनाया था, उसमें कौन कौन से शब्द थे। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए यह भी आ जाता है आपका, कभी कभी आएगा कि मान लीजिए कौन कौन से शब्द थे। तो मान लीजिए कह दिया कि टी था, आर था, यस था, फिर कह दिया जाएगा ए था, तो ए हो जाएगा आपका। यहाँ आप याद रखेंगे। अगर कह दिया कि कौन कौन से शब्द नहीं थे, अगर लगातार पूछ दिया कि ए ऑप्शन में, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो डी नहीं रहेगा, क्योंकि डी नहीं रहेगा, यहाँ जे के नहीं रहेगा, यहाँ पी नहीं रहेगा, फिर उसके बाद RSTUVWXYZ नहीं रहेगा। तो केवल कौन कौन से रहेंगे? ए बी सी, फिर उसके बाद EFGH आई, फिर LMNO, फिर Q1, Q2, Q3, Q4 रहेगा और इधर के सारे शब्द नहीं रहेंगे। ये इतने आपके 16 हो जाएंगे। गिनते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ आप देख लेंगे कि जो उन्होंने कारक बताया, जो फैक्टर बताया कि व्यक्ति को निर्धारित जो व्यवहार को
कौन से गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, उसके व्यवहार में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अगर वो कारक मान लीजिए गर्मी में, तो उसके व्यक्तिगत गुण क्या हो जाएंगे, वह व्यक्ति जो भावुक होगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगा। लेकिन उसका अपोजिट गुण क्या होगा, परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, वह शांत होगा और संवेगात्मक रूप से स्थिर होगा। दूसरा उन्होंने कहा तर्क के आधार पर अगर उसके अंदर तर्क की बात आती है तो वह विवेकशील होगा, व्यक्तिगत गुण हो जाएगा, और परस्पर विरोधी गुण अविवेकशील होगा। इससे आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। सी में उन्होंने देखा जो सी संकेत या भावात्मक स्थिरता, तो स्वयं में सीमित रहेगा, वो उसके व्यक्तिगत गुण हो जाएंगे, यानी मित्रता रहित होगा, वो अपने आप में एक तरीके से अंतर्मुखी होगा, और मेल जोल विरोधी गुण में मेल जोल रखने वाला होगा और मित्र संबंध रखने वाला होगा। अगला है आपका प्रभुत्व, यानी दबंग एक तरीके से कहेंगे, वह उसका व्यक्तिगत गुण क्या हो जाएगा, दबंग होगा, अधिकार जमाने वाला होगा, किसी चीज़ को लेने के लिए किसी चीज़ पे अधिकार दबाव बनाएगा। और उसका परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, कि नम्र होगा, दृढ़ता का उसमें अभाव होगा। फिर उसके बाद आजीविका, आजीविका में जो उसका व्यक्तिगत गुण होगा वो सादा एवं संयम होगा, गंभीर होगा किसी व्यवहार के प्रति, लेकिन परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, मस्त मौला होगा, एकदम फ्री माइंड होगा। ठीक है, अगला है जो जी में चेतन, यानी चेतन और नियम की बात अगर आती है तो अंतरात्मा से प्रेरित होगा, उसके व्यक्तिगत गुण हो जाएंगे, और परस्पर विरोधी गुण स्वहित से प्रेरित होगा, अपने हित की बात वह करेगा। ठीक है, अगले बात जो आपके यच संकेत में सामाजिक साहस अगर उसके कारक हैं तो उसमें वह शर्मीला होगा, डरपोक होगा, विनम्र होगा, ये सिर्फ व्यक्तिगत गुण हो जाएंगे, और वो साहसी उसके परस्पर विरोधी गुण हो जाएंगे, यानी उसके ठीक अपोजिट जो है उसके परस्पर विरोधी गुण हो जा रहे हैं, और उसके व्यक्तिगत गुण के परस्पर विरोधी। फिर उसके बाद अगर संवेदनशीलता इमोशनल की बात आती है, जो आई सी संकेत में है तो वह नाजुक होगा, और परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, वो सख्त होगा। फिर उसके बाद आती है यल में सतर्कता की बात आती है, तो संकालु होगा वह, उसका व्यक्तिगत गुण होगा, और वह विश्वास करने वाला अपोजिट गुण हो जाएगा उसका। फिर सार, यम में आता सार, वह व्यवहारशील होगा, और यहाँ वो कल्पनाशील होगा, परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, कल्पनाशील होगा। फिर निजीकरण में अगर यन की बात आती है तो चालाक होगा, यानी हेरा फेरी करने वाला होगा, इधर के उधर करने वाला होगा, झगड़ा लगाने वाला होगा। और उसके बाद जो परस्पर विरोधी गुण क्या होगा, वो सीधा होगा, हेरा फेरी नहीं करेगा, अपने काम से काम हुआ रखेगा अपने। तो अगला हो जाएगा यो में आशंका की बात आती है तो आत्मविश्वासी होगा, सेल्फ अपने जो है कॉन्फिडेंस की बात करेगा, और इसमें जो है परस्पर विरोधी गुण में सशंकित होगा, वह किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेगा, शंका से बात करेगा। Q1, Q2, Q3, Q4 की जो बात की उन्होंने, इसे इन्होंने 4 प्रश्नावली जब बनाई तो उसमें जो प्रश्न बनाए तो उन्होंने कहा कि ये जो गुण होते हैं, ऋणवादिता, दूसरों पर निर्भर, अनुशासन, चिंता मुक्त, यह गुण किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ % रहते हैं। तो ये देख लेंगे कि Q1, Q2, Q3, Q4 जो बनाया उसमें Q1 में परिवर्तन के लिए अगर खुलापन है, उसके कारक हैं, उसके फैक्टर्स हैं व्यक्तित्व के, तो वह उसके व्यक्तित्व गुण क्या हो जाएंगे, वह ऋणवादी होगा, और विरोधी गुण क्या हो जाएंगे, प्रगतिशील होगा। और Q2 में दूसरों पर निर्भर होगा और आत्मनिर्भर होगा, परस्पर विरोधी गुण हो जाएंगे। यहाँ आप देख लेंगे। और दूसरा है Q3 में अनुशासनहीनता वाली बात आएगी, और अगर वो कारक में तो वह अनुशासनहीन होगा, उसके परस्पर व्यक्तिगत गुण और परस्पर विरोधी गुण स्व अनुशासन की बात करेगा, जो है अनुशासनहीन नहीं होगा। चिंता मुक्त जो अगर कारक की बात आती है तो वह चिंता मुक्त होगा, फ्री माइंड होगा, लेकिन परस्पर विरोधी गुण वह चिंतित होगा। तो यहाँ देखेंगे अल्पोर्ट जो शील गुण सिद्धांत दिए थे उसमें उन्होंने 3 प्रकार के, मुख्य रूप से तो 2 प्रकार का शील गुण बताया था, सामान्य शील गुण सिद्धांत और व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत। यानी एक तरीके से जो पूरे समाज के व्यवहार में जो गुण दिखाई देता है उसको उन्होंने कहा कि सामान्य शील गुण सिद्धांत, और किसी एक व्यक्ति विशेष की जो है व्यवहार में जो गुण दिखाई देता है उसको उन्होंने जो है ये कहा कि यह व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत है। तो व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को उन्होंने 3 भागों में बांटा, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि अल्फोर्ड के शील गुण सिद्धांत को 3 ही भागों में बताया जाता है। पहला है आपका कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा सेंट्रल ट्रेट्स, तीसरा सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स मतलब मूल
सील गुण, और दूसरा है केंद्रीय टेट्स, मतलब कि एक तरीके से सेंट्रल टेट केंद्रीय सील गुण, और सेकेंडरी टेट्स यानी गौड़ सील गुण या द्वितीयक सील गुण। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मुख्य सील गुण होगा, कार्डिनल टेट्स जो होगा, अल्पोर्ट ने बताया था, वह सील गुण जो है सभी गुणों पे हावी होगा। अच्छा, सील गुण किसे कहते हैं? सील गुण का मतलब ये होता है कि वह गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में चाहे अनचाहे जो है दिखाई देता है, वह नहीं भी चाह रहा है तब भी उसके गुण, सभी गुणों पे वह गुण जो हावी होता है उसी को सील गुण कहते हैं। यही एक शब्द आता है आदत। आदत वह होती है जो कभी कभी किसी में दिखाई देती है, उसको आदत कहते हैं। अब जैसे सील गुण के उदाहरण के रूप में आप लेंगे, जैसे मुख्य सील गुण आप देखेंगे महात्मा गांधी का अहिंसा मुख्य सील गुण का था, राजा हरिश्चंद्र का सत्यवादिता मुख्य सील गुण था, और जब कहीं बात आती है राजा हरिश्चंद्र की तो सत्यवादिता की बात आती है, जब श्रवण कुमार की बात आती है तो माता पिता की भक्ति की बात आती है, तो उनका मुख्य सील गुण था। रावण की बात आती है तो अहंकारी की बात आती है, रावण अहंकारी था, ठीक है। हिटलर की बात आती है तो हिटलर एक तरीके से आक्रामक था। तो इस तरीके से यह इनके मुख्य सील गुण थे, और मुख्य सील जो गुण जो होते हैं सभी गुणों पे हावी होते हैं, मतलब अधिकार जमाते हैं। उसके बाद केंद्रीय सील गुण जो होते हैं वो इन्हीं की सेंट्रल टेट्स जो होते हैं, वो टेट्स जो होते हैं वह मुख्य सील गुण के साथ साथ रहते हैं, और ये मुख्य सील गुण जो होते हैं के साथ साथ रहते हैं। और ये मुख्य सील गुण को बनाने के लिए जो है, यानी अगर किसी के पास केंद्रीय सील गुण है तो वो बहुत सारे केंद्रीय सील गुण मिलकर के मुख्य सील गुण का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए रावण का अहंकारी गुण था, वह मुख्य सील गुण था, तो उसके लिए गुस्सा होना और किसी को छीनना, किसी को मारना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अधिकार बनाना, यह क्या था उसका जो है केंद्रीय सील गुण था। अब महात्मा गांधी का अगर अहिंसा मुख्य सील गुण था तो उसके साथ सदाचारी, सत्यवादिता, विनम्रता, ईमानदारी, ये सब क्या होता है उनका केंद्रीय सील गुण था, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का आता है आपका द्वितीयक सील गुण यानी सेकेंडरी टेट्स। तो सेकेंडरी टेट्स में उन्होंने बताया कि वह सील गुण जो कभी कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यानी उसके व्यवहार में कभी कभी दिखाई देता है, और यह व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित नहीं करता है, वो डिसाइड नहीं करता है। जैसे व्यक्ति का खान पान हो गया, व्यक्ति का रहन सहन हो गया, व्यक्ति का पहनावा हो गया, तो यह जो है उसके व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करता। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी का जो सील गुण अहिंसा का था, लेकिन महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा अनशन भी बैठ जाते थे, किसी चीज़ के जिद्दी स्वभाव के भी थे वो, तो एक तरीके से। और जैसे कोई, यह जरूरी नहीं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जो है ईमानदार है तो उसका वह सील गुण है कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी करना या बहुत ज़्यादा सत्यवादिता करना, लेकिन खाने पीने का तरीका जो है उसका खाना बिखेर बिखेर के खाना, या सोने का तरीका जो है उसका उलट पलट के, मतलब कि सही तरीके से नहीं सोना, या पहनावा उसका जो है अजीब अजीब तरीके का होना जो समाज के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। तो यह जो सील गुण होंगे द्वितीय सील गुण इस तरीके के। लेकिन यहीं जो केटल जी भी सील गुण बताते हैं, दो प्रकार के सील गुण, सतही सील गुण और एक तरीके से वो आपका मुख्य सील गुण यानी सरफर टेस्ट और जो है मेन टेस्ट बताते हैं। तो सतही सील गुण जो होते हैं, सतही सील गुण को उन्होंने बताया कि यह सील गुण जो है व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को, बाह्य आचरण को दिखा देते हैं। सील गुण का मतलब आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, व्यक्ति के वह गुण जो उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह गुण जो बाहरी रूप से दिखाई देता है उसको, और बार बार दिखाई देता है, हर समय दिखाई देता है, उसको सतही सील गुण कहते हैं। और मुख्य सील गुण को उन्होंने कहा कि मुख्य सील गुण जो होता है व्यक्ति के आंतरिक गुणों को रहता है, और वह उसके मुख्य सील गुण के आधार पर व्यक्ति को डिसाइड जो है उसके व्यक्तित्व को डिसाइड किया जाता है, लेकिन वह स्पष्टवादी नहीं होता है। जब वह उसके सामने वह आती है सिचुएशन, तभी वह दिखाई देता है, और एक तरीके से वह अपने आप में सीमित होता है। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आप देख लें कि वही कि अकबर और बीरबल की कहानी के रूप में आप एक छोटा सा उदाहरण देख लें कि भाई जो अकबर का एक प्रिय हाथी रहता है, तो हाथी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अकबर जी कहते हैं अगर इसको कोई कह दिया कि हाथी मर गया है तो उसको फांसी हो जाएगी। हाथी की तबीयत ख़राब होती है, हाथी बाड़े में रहता है, और धीरे धीरे तबीयत ख़राब होते होते हाथी मर जाता है, और उसके बाद पूरे सेनापति, पूरे
राज में ये खलबली मच जाती है, कौन कहेगा अकबर राजा से कि जिसको जो कहेगा उसको फांसी हो जाएगी। तो लोग अकबर से बात करने के लिए बीरबल को चुनते हैं। बीरबल जाते हैं तो कहते हैं कि राजा साहब हाथी जो है चल फिर नहीं रहा है। तो अकबर कहते हैं चलो ठीक है, चलने फिरने लेगा। कहना वो हाथी डोल भी नहीं रहा है। तो कहते हैं कि चलो भाई नहीं डोल रहा है तो कुछ दिन बाद डोलने भी लगेगा। फिर बीरबल जी कहते हैं अरे सरकार, हाथी न सांस ले रहा है न सांस निकाल रहा है। तो कह रहे क्या हाथी मर गया? तो उस तरीके से वो यानी कि तो बीरबल कहते हैं साहब आप ही कहिए, हम कहेंगे तो हमको तो फांसी हो जाएगी। तो वहाँ पे जो है यानी मर जाना जो है क्या हो गया, उसका मुख सिलगुड़ हो गया, और जो चल फिर नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, यानी ये सतही जो उसके बाह्य रूप से उसको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ छोटा सा उदाहरण था, यहाँ पे आप देख लेंगे। और इस सिलगुड़ सिद्धांत को के लिए जो उन्होंने 3 स्रोत बताया। कौन कौन से स्रोत बताया? जैसे ये क्यू डाटा जो उन्होंने बताया था, क्यू डाटा में यानी क्वेश्चनेयर रेटिंग बताया था जो एक तरीके से, और एक तरीके से यल डाटा लाइव डाटा बताया था जिसे यल डाटा, जिसे क्यू डाटा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पे इसको भी। ये क्यू डाटा, ये एक तरीके से क्यू डाटा यल डाटा और टी डाटा। इस तरीके से क्यू डाटा का मतलब कि क्वेश्चनेयर प्रश्नावली, यल से यानी लाइफ यानी जीवन अभिलेख इसको कहेंगे, जीवन अभिलेख, और टी से मतलब कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ यानी ये वस्तुनिष्ठ डाटा यानी ऑब्जेक्टिव डाटा, लाइफ डाटा और क्वेश्चनेयर पर्सनालिटी डाटा है। या इसको आत्म रेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म रेटिंग भी कहते हैं। आत्म रेटिंग कहीं कहीं मिलेगा, या आपको लाइफ रेटिंग मिलेगा, लाइफ रेटिंग मिलेगा, या ऑब्जेक्टिव रेटिंग मिलेगा। ऑब्जेक्टिव रेटिंग भी कहीं कहीं, ये सेल्फ रेटिंग इसको कहेंगे, सेल्फ रेटिंग। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब उन्होंने बताया था केटल जी ने कि जो पहला था, उन्होंने जैसे मान लीजिए जीवन अभिलेख की बात किया उन्होंने, या तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी बालक के जीवन अभिलेख की बात जब आती है तो उसको शुरू से ले करके और जब तक वो मतलब अभी तक उसके प्रेजेंट का जो पूरा लिया जा रहा है, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो शुरू से लेकर के और अब तक का पूरा जीवन अभिलेख के ऊपर प्रश्नावली बना करके उसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके विद्यालय से संबंधित जानकारी लेना है, उसके स्कूल से संबंधित जानकारी लेना है, तो उसके स्कूल में जाएंगे और स्कूल में बच्चा कब प्रेजेंट हो रहा है, कब एब्सेंट हो रहा है, उसकी स्कोरिंग क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, कैसी उपलब्धि है। तो इस तरीके से पूरा जो लिया जाएगा उसको लाइफ डाटा यानी जीवन अभिलेख कहा। और क्यू डाटा जो प्रश्नावली वाली बात उन्होंने कहा कि प्रश्नावली डाटा एक तरीके से ये होती है कि उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, चाहे एमसीक्यू प्रश्न हो, चाहे आपके ट्रू फॉल्स प्रश्न हो, कि नाम से ही स्पष्ट है, उसके आधार पे, प्रश्नों के आधार पे उसका पूरा आकलन किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है, उसके कौन कौन से उसके व्यवहार में कौन कौन से गुण होंगे उसको किया जाता है। फिर टी डाटा में उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ किए जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, और उसके आधार पर उसका सही मूल्यांकन करके जो है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये 3 भी आप जान लेंगे, क्यू डाटा प्रश्नावली यानी आत्म रेटिंग, रियल डाटा जीवन अभिलेख, टी डाटा वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव डाटा, ये भी हैं। तो ये आपका कहाँ से क्वेश्चन या मुक्त देखेंगे कि इसके जो कारक हैं 16 हैं और ये संकेत से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और केटल का 16 PF प्रश्नावली या केटल और अल्फोर्ड, पहले अल्फोर्ड जी दिए थे, कितने शब्दों का उन्होंने दिया था? 17,953 शब्द दिए थे। फिर उसके बाद इसमें से 4,500 शब्द का इन्होंने ये तो अल्फोर्ड का हो गया, अल्फोर्ड का। फिर अल्फोर्ड इसमें से मुख्य चयन किए कितने जो है केटल ने इतना चयन किया।
फिर इसमें से 171 शब्दों का चयन केटल ने ही किया, फिर 35 शब्दों का चयन केटल ने ही किया, फिर 35 शब्द में से भी 35 में से जो है, यहाँ से देख लेंगे इसको, 35 में से जो है ये एक तरीके से 27 और 12 ये शब्द भी लिए, और 27 में से उन्होंने 16 शब्द मुख्य माना। ये कहा कि 16 शब्द जो होते होंगे वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, इसीलिए 16 PF सारणी बनाया उन्होंने। क्या बनाया? 16 PF प्रश्नावली कहेंगे, प्रश्नावली, जिसी का हम लोग आज यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप देख लेंगे। अगर भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आए तो। इसी के साथ धन्यवाद।